तो ये इस फोन में समस्या क्या है? इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और ईएमआई नंबर शो नहीं कर रहा है। सोनी बोल रहे हैं। तो ये फोन कौन सा है? ओप्पो A5 2020। ओवर 2020। तो आप दुकानदार हैं कि स्टूडेंट हैं? दुकानदार बताइए उधर कि आप दुकान कहाँ पर है आपकी? बरौली एट्स शमशाबाद रोड आगरा। तो आप समझेंगे कि बेसमेंट वर्जन जब आपके फोन में अननोन आता है तो आप किस तरह से उसे रिपेयर करते हैं। बाकी नेटवर्क से संबंधित कई सारी समस्या आती हैं, जैसे हमारा बेसमेंट अननोन, आईएमई नंबर शो नहीं होना, या आपका आईएमई नंबर नल होना, या नो सर्विस, या इंसर्ट सिम कार्ड। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो से मैंने आपको ये समझने की कोशिश की है कि आप किस तरह से कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है जिसमें आपका बेसमेंट अननोन है हमारे फोन के अंदर, तो उसे रिपेयर कैसे करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो भाई हमारा आईसी लेवल काम करता है उनको बहुत सारी समस्या होती है। जब वो किसी फॉल्ट को लेकर सॉल्व करते हैं तो वो उस फॉल्ट को जब तक बना नहीं लेते तब तक उनको मजा नहीं आता है, उनका उसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आप कम समय के अंदर बेसबैंड वर्जन अननोन होता है उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड देखना, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बंदा इसीलिए काम करता है वो समझ सकता है कि किस तरह से फोल्ड जब नहीं बनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अगर हमारा फोल्ड नहीं बन रहा है तो ऐसा रीजन क्या है, आप कम समय उस फोल्ड को रिपेयर कर पाएंगे। तो हमारे पास जो फोन है वो आपका कौन सा है? आपका A5 2020, जिसमें आपको आईवी नंबर शो नहीं हो रहा और यहाँ पर हमारा बेसमेंट वर्जन भी अननोन है। तो देखते हैं कि इसमें रिपेयर कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपका आईवी नंबर शो नहीं हो रहा जी, और ना इसमें नेटवर्क आ नेटवर्क रहा। आ तो रहा देखेंगे कि दोस्तों ये सेट देखो अभी पूरा पैक है। ठीक है, इसके अंदर छेड़छाड़ ज्यादा नहीं हुआ है। हम देखेंगे कि इस सेट में प्रॉब्लम क्या है, कि इसमें आपका आईवी नंबर और नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सभी फोल्ट लाइव सिखाए जाते हैं। यदि आपको फोल्ट पर दिक्कत होती है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, ये हमारे पास मदरबोर्ड है जो कि A5 2020 है, जो कि क्वालकॉम सीपीयू बेस्ड फोन है। और इसमें आपका आईएमई नंबर शो नहीं हो रहा, जबकि इसका बेस बैंड भी अननोन है, क्योंकि जब हमारा बेस बैंड अननोन होता है आप लोग जानते हैं तब हमारा आईएमई नंबर शो नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसके अंदर हमारा आईएमई नंबर भी शो नहीं हो रहा। देखिए, ये आपका क्वालकॉम सीपीयू है और यहाँ से इसका थोड़ा सा जाली कटा हुआ है एमएमसी की तरफ से। और बाकी यहाँ पर जो ये हमारा टीन है इसी में हमारा लगा हुआ RFIC, क्योंकि ये आपका डबल पावर आईसी वाला सेट है। तो इसके अंदर जो हमारा RFIC होगा वो हमारा होगा HDR660। देखिए, ये हमारा HDR660 है। तो बेस बेड की प्रॉब्लम हमारी इसी से आती है वैसे और तो सबसे पहले हम इस आईसी को चेंज करेंगे और देखते हैं कि इसे चेंज करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग हीट ले लेते हैं अपना 340, और हमारा जो एयर है वो 1.5 है। और इतनी हीट और एयर पर आराम से आईसी हमारी निकल जाती है। आपको ध्यान देना होगा ट्विजर आप किसी कंपोनेंट से टच ना हो, नहीं तो कंपोनेंट हमारा साइड से हट सकता है। देखिए, हमने आईसी निकाल लिया है और हम एक बार इस बोर्ड को क्लीन करेंगे और एक नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, HDR, और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो बेसबैंड है वो सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, ध्यान रखना कि जब भी हमारा RFIC का जब फॉल्ट होता है तो इस आईसी के खराब होने से आपके पास किस किस प्रकार के फॉल्ट दिखते हैं। तो देखिए, नो सर्विस हमारा इसी आईसी से आता है। नंबर सेकंड, जब भी हमारे फोन में नो सर्विस होता है और आप नेटवर्क को सर्च करते हैं, जैसे नेटवर्क सर्च करते हैं तो आपको कंपनी के नाम आते हैं, जैसे आइडिया 4G, वोडाफोन 4G। तो ये सभी लिस्ट बनाने का काम भी इसी आईसी का होता है। इसके अलावा ये हमारी एक बेसबैंड आईसी होती है। इसका कनेक्शन सीपीयू से होता है। सीपीयू उसके आधार पर हमारा आईएमई नंबर को शो कराता है स्क्रीन पर। तो अभी क्या है, बेसबैंड अननोन है। बेसबैंड अननोन का मतलब होता है कि सीपीयू से या तो इस आईसी के बीच में लाइन कट जाए तभी बेसबैंड अननोन हो सकता है, या हमारे इस आईसी को वोल्टेज ना मिले तभी भी ऐसा हो सकता है, या आईसी खराब हो जाए तभी भी ऐसा हो सकता है। सबसे पहले हमने इस आईसी को चेंज करने का निर्णय किया है, तो चेंज करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्लक्स लगा लिया और एक नया आईसी ले लिया है। और ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी आईसी को लगाएं तो फ्लक्स ज्यादा ही लगाना आपको। फ्लक्स अगर आप ज्यादा लगा देंगे तो आईसी हमारा यहाँ पर फ्लोटिंग मतलब तैरने लगता है, जो कि सही नहीं है, फिर आईसी सही से लगता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेस्ट आप बहुत ही कम लगाएं
थोड़ा सा आईसी चिपकने के बाद, थोड़ा सा आईसी जैसे ही अगर कुछ वोल्ट टच हो जाती हैं तो उसके बाद आप पेस्ट लगाकर फिर आराम से हीट लगा सकते हैं। पहले आप कम से कम पेस्ट लें। तो देखिए ये हमारा HDR है 660 जो कि हमने नया लगाया है। और लगाने के लिए जो हीट लेंगे वो सेम लेंगे हम लोग 220 ले सकते हैं आप, 220 में आराम से लग जाएगा। थोड़ा सा एयर कम कर लीजिए क्योंकि आईसी कहीं पर उड़ ना जाए इसीलिए। देखिए यहाँ पर हमारा आईसी हल्का सेट हो गया, तो आप अधिक पेस्ट डालकर इस आईसी को हल्का सा आपको सेक करना होगा। जब तक आईसी आपका हिल नहीं जाता तब तक आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। देखिए आईसी हल्का सा हिला है, हमारा आईसी हिल गया, मतलब कि आईसी सही से बैठ गया है। ठीक है, आईसी चेंज हो गया। बोर्ड को ठंडा होने देंगे और चेक करेंगे कि हमारा अभी नेटवर्क आया कि नहीं। दोस्तों हमने इस फोन के अंदर HDR चेंज कर दिया। HDR चेंज करने के बाद भी हमारा नेटवर्क अभी नहीं आया, अभी भी हमारा बेसबैंड अननोन ही है और हमारा IMEI नंबर जैसा था सेम टू सेम वैसा ही है। HDR चेंज करने से यहाँ पर कोई भी इसमें सोल्यूशन नहीं हुआ है, सेम टू सेम प्रॉब्लम अभी भी है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप एक बार इसका CPU रिवॉल्व करके हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी इसमें सभी की सभी लाइन क्लियर है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है, जबकि हमने HDR का GRB ले लिया है और सारे के सारे GRB ओके हैं। तो एक बार हमको CPU रिवॉल्व करके देखना ही होगा। CPU रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पर बेसबैंड अगर हमारा नहीं आता है तो कहीं ना कहीं फिर ये सॉफ्टवेयर से इशू हो सकता है। तो एक बार CPU रिवॉल्व करते हैं, फिर चेक करेंगे बेसबैंड हमारा ओके होता है कि नहीं। दोस्तों यदि आपको कोई फॉल्ट पड़ने में दिक्कत है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। केवल 6000 में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ऑनलाइन में केवल हमारा फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखते हैं CPU रिवॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। HDR चेंज किया, HDR चेंज करने से यहाँ पर कोई समस्या समाधान नहीं हुआ, कोई भी समस्या समाधान नहीं हुआ। तो हमको इसका अब CPU रिवॉल्व करना होगा। इसका हमें CPU रिवॉल्व करके चेक करेंगे कि CPU रिवॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर HDR पर हमारा सब कुछ ठीक है। जो हमने HDR के लिए 5 सप्लाई काम करते हैं वो पांचों सप्लाई आ रही है, मतलब पांचों वोल्टेज ओके हैं, फिर भी हमारा HDR वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि CPU से HDR के लिए डेटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हमारा बेसबैंड दिखता है तो CPU से हमारा HDR के लिए डेटा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लूज कनेक्शन है, इसीलिए हमारा HDR हमने नया लगाने पर भी हमारा बेसबैंड नहीं आया। तो हमको एक बार इसके CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी फॉल्ट फाइंड में दिक्कत होता है और आप नहीं समझ पाते कि कभी हमारा HDR चेंज करने से बेसबैंड अननोन नहीं सॉल्व होता है और CPU रिवॉल्व हम क्यों करते हैं, तो यदि आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा कि हम HDR से अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है और CPU रिवॉल्व करने से हमें बेनिफिट क्या है और हमारा CPU रिवॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा CPU को निकालने के लिए हमने ग्लू कटिंग कर लिया और हीट यहाँ पर हम लेंगे अपना सेम लेंगे 340 और यहाँ पर थोड़ा सा एयर बढ़ा के लेंगे। एयर है यहाँ पर हम लेंगे 2। देखिए कभी भी आप CPU निकालते हैं तो एयर हमेशा आपको ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि एयर से क्या है कि आपका CPU जल्दी निकल जाता है और CPU के ट्रैक भी नहीं निकलते। तो देखिए यहाँ पर हमने SMD को आपको रोकना नहीं है और यहाँ पर स्क्रैपर लिया हुआ है। देखिए जैसे आपका स्क्रैपर हल्का सा अंदर जाता है तो आप वहां से हल्का सा स्क्रैपर बेंड करके CPU को आराम से उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपको CPU को एक साथ नहीं उठाना है, आपको एक दो जगह पर पहले पंच कर लेना है, मतलब लीकेज कह सकते हैं, लीकेज कर लेंगे। इससे क्या है कि CPU लूज हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा, ट्रैक भी आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको। देखिए यहाँ पर हल्का सा बेंड किया और हल्का बेंड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा CPU निकल गया है। देखिए यहाँ पर आपका कोई ट्रैक नहीं गया और CPU फर्स्ट क्लास तरीके निकल गया है। तो देखिए CPU हमने सिंपल मेथड से निकाला है। यदि आपको भी CPU रिवॉल्व करने में या CPU निकालने में दिक्कत होता है तो आप हमारा CPU मास्टर कोर्स कर सकते हैं, जो केवल 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर आप 100% किसी भी IC को निकाल के लगा सकते हैं, चाहे वो पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड हो या आपको डबल डेकर ही क्यों ना हो। ये भी कोर्स हमारे यहाँ होता है। इसके जो भी भाई इंटरेस्टेड है अगर 7 दिन कोर्स करने के लिए जिसमें आपका CPU का मास्टर बनना है तो आप आ सकते हैं। और
बिल्कुल 7 दिन के अंदर आप परफेक्ट मैकेनिक बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जितना भी सीपीयू का पैड है उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डिजिटल वायर है वो एक 2UL कंपनी का है। देखिए 2UL कंपनी में कई सारे ब्रांड आते हैं, कुछ इसमें लोकल भी आता है, तो आप ध्यान दीजिए, लोकल से आप सतर्क रहिए और अच्छा अच्छा ही डिजिटल वायर खरीदिए। अच्छे डिजिटल वायर की पहचान है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके शोल्डर को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि लोकल वाला डिजिटल वायर होगा वो आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू आपका रह जाता है तो आप इस तरह से, जिससे हम ग्लू कटिंग करते हैं, उस स्क्रैपर से एक 280 की हीट पर आराम से जितने भी साइड में कंपोनेंट हैं वहां से बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं। इसमें आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों पहले आप अपना हैंड स्किल अच्छा कीजिए, हैंड स्किल आपका अच्छा हो जाएगा तो फोल्ड फाइंडिंग आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको भी हैंड स्किल का कोर्स करना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, वहां भी सीख सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन आना है तो केवल 7 दिन का आपका हैंड स्किल क्लास रहेगा और उसमें आप परफेक्ट सीख सकते हैं किसी भी आईसी को निकालना, लगाना, रिवॉल्विंग करना। देखिए यहाँ पर हमारा लगभग सीपीयू का जो पैड है वो साफ हो चुका है और हम यहाँ पर डिशोल्ड वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आयरन का जो हीट है वो हमारा है 350। तो 350 की आयरन, 350 की हीट पर हमारा जो आयरन है वो बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आराम से सीपीयू का पैड साफ हो गया है। और देखिए जितना भी आपका ये गंदगी रह जाता है तो उसे आप कॉटन की मदद से हटा लीजिए। ठीक है, इससे क्या है, जितना भी यहाँ पर गंदगी रहेगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा और हमारा सीपीयू को जो पैड है वो प्रॉपर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर हमारा सीपीयू को जितना भी पैड है वो सभी का सभी ओके हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सीपीयू की सभी बोला हमारा यहाँ पर साइन देने लगा है, मतलब कि ओके हो गया। अब हम एक बार सीपीयू को साफ करेंगे। देखिए पेस्टेड सीपीयू को साफ करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सीपीयू को कहीं ना कहीं डैमेज कर देंगे, फिर सीपीयू आपका काम करेगा नहीं। इसीलिए आप कहते हैं कि सीपीयू निकालने के बाद सेट हमारा डेड हो जाता है और हम लगाते हैं सीपीयू, इसीलिए क्योंकि आप ये 2-3 चीज का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए तो पहले लगाएंगे फ्लक्स। देखिए फ्लक्स भी हमारा ट्रांसपेरेंट है। ये फ्लक्स अभी मैकेनिक कंपनी का है, बहुत शानदार है। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, ये नया एडिशन है मैकेनिक का। तो पहले तो हम इसका शोल्डर वाइज से टेम्परेचर लो कर देंगे और यहाँ पर हम स्क्रैपर की मदद से 280 की हीट पर पूरा का पूरा ग्लू को हटा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हीट है 280 है आपकी, आप चाहें तो 300 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। 300 की हीट पर हमारे सीपीयू कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर आपको ध्यान देना है, आपको इससे जल्दबाजी में नहीं करना है। आप आराम से कि जब तक आपकी बॉल मेल्ट ना हो जाए, मतलब बॉल आपकी जब तक शोल्डर ना हटने लगे ऑटोमेटिक, तब तक आपको स्क्रैपर को आगे नहीं करना है, नहीं तो आपका पैंट टूट जाएगा, फिर आपको सीपीयू में माइक्रो जंपर बनाना पड़ेगा। तो देखिए लगभग हमारा ये साफ हो गया है और आप इस तरह से सीपीयू का जो ग्लू है उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हट जाएगा आपका। 300 की हीट पर आप आराम से हटा लीजिए। और ये जो हमारा जहां पर हमने आईसी को लगाया है वो एक 2UL कंपनी का पीसीबी होल्डर है। इसमें आपको पीसी पकड़ने के साथ साथ किसी भी आईसी को कैसे आप इस तरह से पकड़ के आराम से काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा पीसी होल्डर है। अब मेरी राय है कि आप ये वाला लीजिए, ये शानदार है। काफी सारे और भी आते हैं पर हमको ये अच्छा लगा है 2UL कंपनी का, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी जितने भी पैड्स हमारे ब्लैक ब्लैक होते हैं उनको साफ कर लेंगे। तो देखिए इस फोन के अंदर आपका IMEI शो नहीं हो रहा। ठीक है, पहले हमने आरएफ चेंज किया, आरएफ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम अपना सीपीयू निकाला है। ठीक है, सीपीयू निकालने के बाद अब हम लगाएंगे सीपीयू को, देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों यदि आपको भी नॉलेज नहीं है और आप कभी फोन रिटर्न जाते हैं और आप फोल्ड फाइंडिंग नहीं कर पाते कि कब किस टाइम हमको सीपीयू निकालना चाहिए, किस टाइम हमको इस आईसी को चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो
आप अगर हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग सीपीयू को साफ कर लिया। एक बार रिवॉल्व करेंगे तो देखिए स्टेंसिल हमने लगा लिया है और यहाँ पर जो पीपीटी यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं अपना 217। सीपीयू के लिए सबसे बेस्ट पीपीटी है 217, जिससे कि आपका सीपीयू रिटर्न नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सीपीयू रिवॉल्व करके देते हैं और 2 से 3 दिन में सीपीयू रिटर्न आता है। तो आप हमेशा 217 वाले पीपीटी से सीपीयू को रिवॉल्व करके दीजिए। आपका ये 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपका फोन रिटर्न बहुत कम आएगा। रिवॉल्विंग के लिए हम लोग हीट वही रहेंगे 240 की हीट पर आराम से रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है टूजर पर, नहीं तो आईसी से बॉल बाहर निकल सकता है। देखिए आराम से हमारा आईसी रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। आईसी को रिवॉल्व करना बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और चाहे तो आप सेकंड बार भी लगा सकते हैं। सेकंड बार लगाने से ये फायदा होगा कि मान लीजिए अगर कोई बॉल अगर हमारा छोटा रहेगा तो वो बॉल भी पूरा हो जाएगा, नहीं तो वन टाइम में भी आपका सीपी रिवॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम हीट लगा लेंगे, देखिए परफेक्ट सीपीयू एकदम परफेक्ट रिवॉल्व हो गया अपना। एक बार हल्का सा पिस्ट लगाएंगे, तो जहां पर हमारा पिस्ट नहीं है वहां पर हल्का सा हमने पिस्ट लगा लिया और हम एक बार सीपीयू को लगाएंगे। सीपीयू को लगाने के लिए हीट हम सेम लेंगे अपना 340 और एयर हम लेंगे अपना 1.5। तो देखिए सीपीयू का यहाँ पर जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो क्लीन है, ठीक है। यहाँ पर हम हल्का सा लगाएंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स आपको यहाँ भी कम लगाना है, ठीक है। यदि आप सीपीयू को पहले से फ्लक्स लगा चुके हैं तो बोर्ड पर आप कम लगाइए। यदि सीपीयू फ्लक्स नहीं है तो बोर्ड पर फिर फ्लक्स को आप लगा सकते हैं। कि ज्यादा फ्लक्स होने से ये प्रॉब्लम है कि जब आप सीपीयू को लगाएंगे तो सीपीयू अगर आपका फ्लोटिंग अगर तैर गया तो समझिए सीपीयू की लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर आपको दोबारा सीपीयू बनाना पड़ेगा। तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा कम से कम पेस्ट का यूज करें। पेस्ट भी अच्छी कंपनी का लीजिए। लोकल पेस्ट लेने से क्या है कि नीचे गंदगी रह जाती है और वो सूखने के बाद बहुत जल्दी से आईसी को मेल्ट कर देता है, फिर आपको दोबारा सीपीयू बनाना पड़ता है। तो देखिए यहां पर हमने हीट लिया है वो हमारा है 340 और एयर है 1.5 और एसएमडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास एसएमडी है वो आपका है 857DW+। तो हल्का सा हम सीपीयू को हिलाएंगे, ठीक है। अगर सीपीयू हमारा हिल जाता है समझिए सीपीयू हमारा बैठ गया है। देखिए अभी सीपीयू नहीं हिला है। अब देखो यहां पर हमारा सीपीयू हिलाया है और सीपीयू हमारा लग गया। अब चेक करते हैं, ठंडा होने देते बोर्ड को हल्का, तो देखेंगे। अब मैं एक बार आईएमई नंबर चेक करेंगे जो कि हमारा पहले आईएमई नंबर शो नहीं हो रहा था। तो देखिए ये देखो आपके सामने आईएमई नंबर हमारा दोनों आ गया है, ठीक है। दोनों आईएमई नंबर हमारा ओके है। देखिए एक बार हम चेक करेंगे इसका बेसबैंड आता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आईएमई नंबर हमारा आ गया है तो बेसबैंड भी 100% आगे होगा। तो देखिए आपने देखा कि सीपीयू रोल करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। यदि आपको भी दिक्कत होता है कि सीपीयू हमें कब रोल करना चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत हद तक फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।